Good afternoon, class. So we are back with applications of matrices to business and economics. We discussed different concepts and different properties, principles of matrices and determinants. We learned to calculate determinant. We learned to calculate inverse, adjoint, cofactor, minor, multiplication of a matrix by multiplication of scalar property, and all the fundamentals of matrices and determinants. We also looked at some examples wherein we applicate different concepts of matrices to your word problems. Now, continuing with the same trend, this chapter talks about application of matrices to business and economics. But before we move on to business and economics, we need to learn how a business problem how a business problem get framed into a matrix system, and how we operate, we solve this problem to get the output again in the matrix, then we interpret it in the general terms. So let us look at few examples. First is about representation of data in matrix form. So we have done this in the previous class. So let us look at a question first, and then practically क्वेश्चन करते करते हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे. So let us look at this example. It says that Mr. A went to a market to purchase 3 kg of sugar. तो 3 kg sugar, 10 kg wheat and 1 kilogram of salt लेने मिस्टर ए जो है मार्केट प्लेस में जाते हैं. अब जो है एक मार्केट इनके घर के पास है. वन शॉप is near to Mr. A residence, where the prices are 20 rupees, 10 rupees and 8 rupees per kg. But if Mr. A go to local market, these commodities are priced at rupees 15, 8 and 6 per kg. So at local market, Mr. A is getting some benefits as the price are cheaper than the nearest market. But the cost of traveling to the local market is rupees 25. If you want to travel to the local market, you have to spend rupees 25. We need to find net savings of Mr. A using matrix multiplication. हमें यह जानना है कि अगर ये लोकल मार्केट से खरीदते हैं तो मिस्टर ए की सेविंग कितनी होती है. तो सेविंग निकालने के लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पहले हमको इसको बेसिक मैथमेटिक्स के तरीके से करना होगा और हमें सिर्फ ये जानना होगा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. हम इतना जानते हैं कि ए को कुछ चीज़ें खरीदनी है जो वो एक अपने शॉप से ख़रीदता है नियर बाय, और एक वो लोकल मार्केट से ख़रीदता है. तो जितना पैसा वो लोकल मार्केट में खर्च करेगा, जितना पैसा वो एक अपने शॉप में खर्च करेगा, जब उन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो उसका बेनिफिट होगा. लेकिन जितना पैसा वो मार्केट में खर्च कर रहा है उसमें 25 रुपीज़ उसका और ऐड कर लिया जाएगा. वाई? बिकॉज दिस इज़ द अमाउंट नीड फॉर द कन्वेंस. 25 रुपीज़ ऐड कर दिया जाएगा. तो अब जो है इस लोकल मार्केट की टोटल कॉस्ट जो है बढ़ करके ये हो गई है, लेकिन लोकल शॉप के अंदर जो नियरेस्ट शॉप के अंदर वो उतना ही रहने वाला है. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही मेरा बेनिफिट है. तो सबसे पहले तो मैं इतना जान रहा हूँ दैट देयर आर 3 कमोडिटीज और तीनों का क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है. क्वांटिटी दी गई है, प्राइस दिया गया है. तो अगर मैं इसका क्वांटिटी का मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूँगा दैट क्वांटिटी मैट्रिक्स विल बी 3 kg of sugar, 10 kg of wheat and 1 kg of salt. So this is sugar,
wheat and salt. Now again looking एट दी अदर इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो मुझे प्राइस के बारे में दी गई है, लेकिन प्राइस किसी एक मार्केट की नहीं बल्कि दो मार्केट की दी गई है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे, प्राइस जो है आपका एक शॉप का दिया हुआ है और एक आपको लोकल मार्केट का दिया हुआ है, और तीनों का प्राइस आपको अलग अलग दिया गया है। तो शुगर का, वीट का और सॉल्ट का। शुगर का प्राइस 20, 10 एंड 8, और लोकल मार्केट में शुगर का प्राइस 15 है, 8 है और 6 है। सो नाउ वी हैव बोथ द मैट्रिसेस, एंड इफ आई वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, हमें पता है कि ये कितनी क्वांटिटी है, उसका पर यूनिट प्राइस ये है। तो बाय जनरल जो आपका जनरल फॉर्मूला कहता है, जनरल सिचुएशन कहती है कि जब आप क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, कितना खर्चा हुआ है, उसके बारे में पता लग पाएगा। इट मीन्स दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है कि हमने शुगर को, वीट को और सॉल्ट को रो साइड क्यों लिखा है, तो ध्यान रखेंगे ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इट्स अ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ध्यान देंगे इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1/3 का और इसका ऑर्डर है 3/3 का। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वाई? बिकॉज द कॉलम ऑफ द प्री फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ द पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स एंड द आउटपुट इज गोइंग टू बी योर 1/3 मैट्रिक्स। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 3/2 मैट्रिक्स and the output is going to be 1/2 matrix. Let me correct myself. This was 1/3 matrix and this by 3/2 matrix. 3 rows, 2 columns. So the output is going to be 1/2. So your matrix will be having 1 row and 2 columns. And this is, ध्यान देंगे, ये लोकल शॉप का था और ये मार्केट का था। तो इतना अमाउंट जो है लोकल शॉप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और इतना खर्चा जो है लोकल मार्केट पे किया जा रहा है। क्लियरली वी आर स्पेंडिंग लेसर अमाउंट इन द लोकल मार्केट एज कम्पेयर टू द शॉप, बट देर इज सम एडिशनल एक्सपेंडिचर। एडिशनल एक्सपेंडिचर क्या है? प्लस ₹25। तो नाउ एड दिस 25 रुपीज़ टू दिस 131 and you will get the amount spent on local market. And if you deduct then 168 में से आप 131 माइनस 25 करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट विल बी अराउंड योर रुपीज़। दिस इज द बेनिफिट मिस्टर ए इज गेटिंग बाय परचेजिंग फ्रॉम लोकल मार्केट। तो जितना रफ स्टाइल में मैंने ये सॉल्व किया है, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको इसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना है, डिसिप्लिन वे में सॉल्व करना होगा। मूविंग ऑन, वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ ए बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम। इट सेज दैट अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। देयर इज अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y, Z। 3 तरह के प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चरर बना रहा है, X, Y and Z, which he sells in 3 markets 1, 2 and 3। तो 3 प्रोडक्ट, ध्यान देंगे, 3 प्रोडक्ट 3 मार्केट, ठीक है। उन सब के मंथली सेल आपको दिए हुए हैं। मंथली सेल्स एंड सेल्स प्राइस आर गिवन एज फॉलोज। If the cost per item for 3 products is 1.8 rupees, 2.5 rupees and 3.4 rupees respectively,
फाइंड बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा हिज टोटल प्रॉफिट। तो सिंपली इसको मान के चले हम लोग, अगर आपको टोटल प्रॉफिट निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेल्स, या इसको रेवेन्यू भी कहें हम लोग, माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा सेल्स, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिया है और उसका सेल्स प्राइस दिया है। अगर इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं जानता हूँ मुझे सेल्स या फिर रेवेन्यू मिल जाएगा, और उसमें से मैं कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूँगा। कॉस्ट मुझे पता है पर यूनिट ये कॉस्ट है, जितना मैंने सेल किया होगा वो यूनिट्स यहाँ पे गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करके अगर बाद में आपस में डिडक्ट कर दूँ तो मेरे को प्रॉफिट मेरा मिल जाएगा। लेकिन इससे भी आसान तरीका आपके पास एक और होने वाला है, जो करना आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। वो क्या है? देखिए, टोटल प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, ध्यान देंगे, लंबे रास्ते से ना जा करके हम लोग शॉर्टकट रास्ते से जाने वाले हैं। $1000, $1500 एंड 2000, ये क्या है? ये आपने मार्केट 1 में जो एक्स वाई और जेड को सेल किया है, कहाँ पर? मार्केट 1 के अंदर, ये वो है। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके प्रॉफिट मार्जिन से। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाएगा? देखिए, सेल्स, इनका सेल का रेट मुझे गिवन है, क्लियरली गिवन है मैट्रिक्स के अंदर, 2.0, 3.0, 4.0, माइनस 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 कितना करेंगे? जो कॉस्ट है यूनिट का, कॉस्ट तो कॉमन है, आइए समझते हैं, वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक तरीका इसको करने का ये है कि आप ये जो आपके सेल्स हैं, जो आपने एक्स वाई जेड 3 अलग मार्केट में बेचे हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए इनके सेल प्राइस के साथ, ठीक है? और जब आप सेल प्राइस के माइनस इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रेवेन्यू। फिर आप इन्हीं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इनके कॉस्ट मैट्रिक्स के साथ। कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन 1.8, 2.5, 3.0, 3.4। देन यू विल गेट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड while producing these many units, and then you deduct the total revenue, you deduct the total cost from the total revenue, you will get your profit. And other form to do this is, आप इंडिविजुअल मार्केट के लिए इसको अलग सॉल्व करें। इंडिविजुअल मार्केट के लिए सेल कितना है? मार्केट 1 के अंदर एक्स वाई जेड इतना अमाउंट गया है। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद द प्राइस ऑफ सेल, क्या है? 2, 3, 4, देन यू विल गेट द रेवेन्यू। और आपको पता है कि एक यूनिट की कॉस्ट गिवन है, तो क्यों ना हम इसको सीधा प्रॉफिट से ही मल्टीप्लाई करें। यानी कि एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट कमाते हो आप? 2.0 में से 1.8 गया तो 0.20 आप एक्स का मार्केट 1 के अंदर कमाते हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली ये तो हो गया प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 1। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट 2, विच विल बी इक्वली, देखिए 2000 ये मार्केट 2 में बेचा है, 2800 वाई का बेचा है और 3000 जेड का बेचा है। इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रॉफिट मार्जिन के साथ। कैसे आएगा भाई? 2.5 का तो सेल था, 2.8 का तो वाई का सेल था, 3.7 का तो जेड का सेल था। यहाँ से निकाला है, देखिए इसमें से माइनस कर दीजिए क्या? कॉस्ट विच इज़ कांस्टेंट, ये हो गया मार्केट 2 का, प्लस मार्केट 3 का, क्लियरली विजिबल है, 3000, 3500 और 4000। अगेन दिस विल बी मल्टीप्लाइड इनके प्रॉफिट मार्जिन से, 2.3 माइनस 1.8, 3.1 माइनस 2.5, and
4.2 माइनस 3.4, और यहाँ से आप इन सब का कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल लेट मी नो द टोटल प्रॉफिट, you will let me know the total profit of the manufacturer. This is your job, your homework. आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा है आपके साथ। वो कैसे करना है आप खुद ट्राई कीजिएगा, और कहीं भी प्रॉब्लम आती तो हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, नाउ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। The manager of a car rental company is planning its maintenance program for the next year and wants to determine the need for certain repair parts and the expected costs. The company rents out 3 types of cars: large, medium and small. Now this matrix is given which talks about number of each size of cars available for renting in the 4 regions. तो ये आपको एक नंबर मैट्रिक्स दे दिया गया है। कहता है रीजन 1 में 160 लार्ज कार है, रीजन 2 में 150, 3 में 100 और 4 में 120। टोटल कर लेंगे तो टोटल लार्ज कार्स का अपडेट आपके पास आ जाएगा। मीडियम ये है और स्मॉल भी आपके सामने दिया गया है। Because of cost and frequency of replacement, the manager is concentrating on 4 repair parts in particular. 4 रिपेयर पार्ट की बात करता है। एक करता है फैन बेल्ट की, एक करता है स्पार्क प्लग की, एक करता है बैटरी की, एक करता है टायर की। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार द एवरेज नंबर ऑफ रिपेयर पार्ट्स नीडेड पर कार ड्यूरिंग ए ईयर आर गिवन इन द मैट्रिक्स आर। कहता कितना कितना रिपेयर में लगा होगा पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आपको दे दिया गया है। यह है रिपेयर नीड मैट्रिक्स, और कॉस्ट भी आपको उसका दे दिया गया है। फैन बेल्ट पे इतना इतना रिपेयर है, स्पार्क प्लग पे इतना है, बैटरीज पे इतना है, टायर पे इतना है। नाउ वी नीड टू यूज द मैट्रिक्स मेथड एंड फाइंड आउट टोटल डिमांड फॉर ईच टाइप ऑफ कार, total demand for each repair part needed for the fleet, and total combined cost for all the repair parts. इनकी combined cost क्या है हमें वो भी जाननी है। आइए वापस चलते हैं। First, the total demand for each type of car. हर तरह के कार की क्या डिमांड होने वाली है ये हमें जानना है। इसका जवाब आपको आपका मैट्रिक्स ही देने वाला है। टोटल डिमांड अगर आपको निकालनी है लार्ज की, मीडियम की और स्मॉल की, हम इसको सिंपली जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यूँ समझ लीजिए आप इन सबको वापस सिर्फ ऐड ही करने वाले हैं। जैसे कि 400 प्लस 400 800 प्लस 400 विल गिव यू 1200। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन सब को आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड रो आइटम्स, यानी कि A1J, इसमें आपका फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसको आप ऐड कर लीजिए। दिस विल गिव यू लार्ज कार्ड्स का रिक्वायरमेंट। ऐसे ही आप A2J को ऐड कीजिए, ये आपको मीडियम का रिक्वायरमेंट देगा।
3J करेंगे तो आपको ये स्मॉल का रिक्वायरमेंट देगा। एंड द अदर वे टू डू इज, आप इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान देंगे, ये पूरा का पूरा सेम मैट्रिक्स यानी कि आपका 160, 400, 500, 150, 300, 200, 100, 100, 150, 120, 400, 300. When this will get multiplied with 1, 1, 1, 1, you will get the same value. Why? Because you are not doing nothing but just adding these values. This will get multiplied with this. This will get multiplied with the second row element. This will get multiplied with the third, and eventually this fourth. And since they are getting multiplied with 1, the value will remain same, and ultimately they will get add, they'll give you the same results as we are looking for. So this is done, and the total demand for each type of car is determined. Now when you have total demand available to you and you know the other matrix, the repair needed, so this is for the large cars, this is for the medium cars, this is for the small cars. ये आपको रिपेयर दे दिया गया है। ध्यान देंगे, ये मैट्रिक्स वही है, 4 जोन की बात कर रहा है, यहाँ पर 4 तरह के रिपेयर की बात कर रहा है। लार्ज में इतना फैन बेल्ट लगेगा, मीडियम में इतना फैन बेल्ट लगेगा, स्मॉल में इतना फैन बेल्ट का रिपेयर होगा। तो अगेन यू हैव लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल मैट्रिक्स। तो अब अगर आपको टोटल रिपेयर मालूम है, टोटल रिक्वायरमेंट मालूम है, टोटल डिमांड मालूम है और पर यूनिट रिपेयर आपको मालूम है, तब आप टोटल डिमांड फॉर ईच रिपेयर पार्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? आई टेल यू that you know the repair needed. You know the repair needed. This is a matrix given to you. 1.7, 1.6, 1.5, 12, 8, 5, 0.9, 0.75, 0.5, 4, 6.5, 6. When you multiply this with the total demand, you can easily get the repairs needed. So one solution is connected with the other requirement. That is why there should be no chance of error. So you multiply this, you will get a matrix of which order? You know it. How? This is a 4 by 3 order matrix, and you are multiplying it with a 3 by 1 matrix. So ultimately you are going to get a 4 by 1 matrix. It means for 4 different repairs आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फैन बेल्ट का रिपेयर कितना चाहिए वो आपको मिलने वाला है, स्पार्क प्लग का रिपेयर कितना चाहिए वो आपको मिलने वाला है, बैटरीज का मिलने वाला है, टायर्स का मिलने वाला है। So this is going to be your 4 by 1 matrix. Now coming to this third point, total combined cost for repair for all the repair parts. All right. Now let me tell you, in this second solution, you know how many repair need to be done. You know the amount of repair needed in all these areas: fan belts, spark plugs, batteries. And you have the cost associated with this fan belts, spark plug. फैन बेल्ट का इतना कॉस्ट है रिपेयर का, स्पार्क प्लग का इतना कॉस्ट है, बैटरीज का इतना है, टायर्स का इतना है. So when you multiply your requirement of repair with the cost of repair, you will get the total cost of
combined cost of repairs, and with this third part the solution is done. So this is kind of question you get in your exams, and every the second part is always linked with its previous version. So you have to be careful while calculating the solution of first part for second for third, and that's how it goes. So it's all interdependent concept. So it's a good example, it's a good question from the point of view of your exam and from the point of your practice. So I'm writing all these figures uh, not clearly, so that you have enough opportunity at home to work on these calculations and do the final solution for respective question. Now the second portion of your chapter talks about system of linear equations and applications. So this is nothing but the same concept. Here we are going to encounter with more of business and economics related problems. So the first problem, this is especially applied business and economics problems. Given the following equation for two related market A and B, दो मार्केट हैं A और B, find the equilibrium prices for each market and the price for each market. कहता है एक्स डी और एक्स एस जो है ना, ये डिमांड और सप्लाई की बातें कर रहे हैं. यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. नाउ वी नो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या होता है. ठीक है, इससे पहले तो सवाल आसान थे, अब आपको सीधे सॉल्यूशन की बात करता है. कहता है मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन दीजिए, मुझे ऐसा प्राइस ला करके दीजिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन ला करके दीजिए जिसमें जो है आपका ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए. तो हम इतना जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में ये मार्केट ए के लिए है, एक्स ए दिख रहा है, ये मार्केट बी के लिए है. कि किसी भी मार्केट में इक्विलिब्रियम जब होता है तो उनका डिमांड और सप्लाई जो है हम इक्वेट करते हैं, तभी हम इसको इक्विलिब्रियम मानते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो फॉर मार्केट ए, अगर हम देखें इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक्स डी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एक्स एस ऑफ ए. और इसको इंटरप्रेट करें तो 82 माइनस 3 पी ए प्लस पी बी इक्वल टू -5 प्लस 15 पी ए. और इनको जब मैं इक्वेट करके आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को एक इक्वेशन मिलती है. वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से, 18 पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 87. और जब मार्केट बी के साथ में चलता हूं मार्केट बी में फिर से मैं डिमांड और सप्लाई को इक्वेट करता हूं तो एक और इक्वेशन बनता है -2 पी ए प्लस 36 पी बी इज इक्वल टू 98. So now I have two equations in hand. One is this and the other is this. Now applying the matrix system, we need to write these two equations in a matrix form. कैसे लिखा जाएगा? पी ए और पी बी दो तरह के वेरिएबल हो गए. जैसे पहले एक्स और वाई हुआ करते थे, वो अब पी ए और पी बी हैं. तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँ तो मैं ये मानूंगा कि व्हेन 18 -1 -2 36
PA PB is equal to 8798। तो आप पाएंगे कि दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं पी ए और पी बी। हमें इक्विलिब्रियम लेवल का प्राइस मार्केट ए का मार्केट बी का निकाल लेंगे और फिर वहाँ से हम क्वांटिटी भी इजीली निकाल सकते हैं। जब इनकी वैल्यूज़ आ जाए उनको वापस इक्वेशन में पुट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज। बट टू सॉल्व दिस वी विल यूज आवर इनवर्स मेथड विच स्टैंड ऑन द फाउंडेशन दैट योर डिटर्मिनेंट is not equal to 0. So if we say that this is a matrix A, this is matrix X, this is matrix B, तो X is equal to A inverse of B। और इसके बाद क्या करना है, I don't think that there is any need to tell you again। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन इसका क्या निकलता है आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई थिंक दिस इज़ डन फॉर द डे। आज के इतना काफ़ी है, हम ऑनलाइन मोड पे चल रहे हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करें और विद इन 1 क्लास आई थिंक हम लोग इसको आगे तक फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच। आई होप in the next class you all are back with your data pack and the internet services will be resumed by the government. Thank you so much.